Hello students, welcome to your maths class. We were doing exercise 11.1 topic algebra and we completed in last lecture our question 4. So today we will start from question number 5. The question is, the teacher distributes 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of students? Use S for the number of students. क्वेश्चन क्या है कि एक टीचर ने हर स्टूडेंट को, पर स्टूडेंट मीन्स हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं. सो क्लास में हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स मिल रही हैं. कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड. अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों क्लास में, ठीक है, तो उसके लिए कितनी पेंसिल्स हमें चाहिए. तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि एस हमने यूज़ करना है, वेरिएबल एस यूज़ करना है फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब हमने मान के चलना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस हैं. तो इट मीन्स अगर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स मिल रही हैं तो एस स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल्स मिलेंगी. सी, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं एस और पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1 स्टूडेंट. एक स्टूडेंट को पेंसिल्स दी जा रही हैं 5. तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस हैं. सी देखो, अब एस की वैल्यूज़ वेरी करेंगी. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर एस 1 है तो पेंसिल्स, पी फॉर पेंसिल्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसे 5 मिलेंगी. ठीक है. अगर 2 स्टूडेंट्स हैं तो पेंसिल्स 5 इंटू 2 10 हो जाएंगी. ठीक है. अगर 3 स्टूडेंट्स हैं तो पेंसिल्स 5 इंटू 3 15 पेंसिल्स होंगी. इसी तरह मीन्स हमारा पैटर्न क्या बन रहा है कि अगर एक स्टूडेंट है तो 5 पेंसिल्स, दैट मीन्स 5 इंटू 1. 2 स्टूडेंट्स हैं तो 10 पेंसिल्स, 5 इंटू 2. मतलब हम 5 को, जितनी एक स्टूडेंट को पेंसिल्स मिल रही हैं 5, उसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. 5 इंटू 2 10. 3 स्टूडेंट्स तो 5 इंटू 3. इस तरह अगर 4 स्टूडेंट्स होते थे 5 इंटू 4, टोटल 20 पेंसिल्स होनी थी. अब हमें उन्होंने कहा है एस स्टूडेंट्स. ठीक है. तो दैट मीन्स अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो हमारे पास क्या होगा, अगर एस स्टूडेंट्स है तो उसको पेंसिल्स कितनी मिलेंगी, 5 मल्टीप्लाई एस, दैट इज 5s. सो हेयर द पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एस स्टूडेंट्स आर 5 मल्टीप्लाई एस विच इज इक्वल टू 5s. मतलब 5 का मल्टीपल होगा. 5s पेंसिल्स एस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी. दैट मीन इस पैटर्न को फॉलो करके हमें जितने मर्जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाएं, अगर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स मिल रही हैं तो वी कैन ईजिली फाइंड दैट हाउ मैनी पेंसिल्स वी विल डिस्ट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सपोज के यहाँ पे एस की जगह 20 दे दिया तो हम क्या करेंगे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एस की जगह 25 स्टूडेंट्स दे दिए तो 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेंसिल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट. एक बर्ड है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स. हम क्या उसने जो डिस्टेंस कवर किया, उस बर्ड ने जो डिस्टेंस कवर किया, क्या हम उसे टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ टाइम मतलब जितना टाइम वो ले रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस कर सकते हैं. और यहाँ पे हमें जो वेरिएबल कहा गया है वो हमने टी यूज़ करना है फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स. तो दैट मीन्स 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मीन्स 1 मिनट 1 किलोमीटर. तो टी मिनट्स, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट कवर. नो सी, फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड जो हमें दिया गया वो हमें टी कहा गया कि टी मान के चलते हैं कि टी मिनट्स उसका टोटल फ्लाइंग टाइम है. अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 किलोमीटर. तो हम इसे भी जनरलाइज करते हैं कि अगर टाइम 1 मिनट है, डिस्टेंस कवर्ड इज़ 1 किलोमीटर. अगर टाइम 2 मिनट्स है, डिस्टेंस कवर्ड इज़ 2 इंटू 1 2 किलोमीटर्स. अगर टाइम 3 है, 3 इंटू 1 3 किलोमीटर्स. मीन्स कि जितना टाइम हमें दिया गया उसे हम 1 किलोमीटर, जितना उसने 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है ना. अब जैसे 1 मिनट का था 1 इंटू 1 हम इसे लिख सकते हैं. 2 मिनट्स है 2 इंटू 1. 3 मिनट्स है 3 इंटू 1. तो इसी तरह अगर हमें टी मिनट्स दिए जाएँ तो हम क्या करेंगे, टी इंटू 1 दैट इज़ टी मिनट्स. दैट मीन यहाँ पे हमारा जनरलाइज पैटर्न क्या बन जाएगा, दैट डिस्टेंस कवर्ड इन टी मिनट्स इज टाइम टी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दैट इज टी इंटू 1 टी किलोमीटर्स. So this is the required answer. Now question number 7. Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 8 rows and if there are 10 rows? सो सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन देखते हैं. दे आर सेइंग कि राधा ने एक रंगोली बनाई है. रंगोली किस तरह की है, डॉट्स के पैटर्न है.
ठीक है। और उसमें क्या है, उसने जो डिज़ाइन बनाया है उसमें उसने लाइंस बनाई हैं डोर्स को ज्वाइन करके। और आगे कहा गया कि हर एक रो में मिनिमम 9 डोर्स हैं। मतलब अगर एक सिंगल रो वो बना रही है डोर्स को ज्वाइन करके, तो उस लाइन में क्या है कि 9 डोर्स बने हुए हैं। हाउ मैनी डोर्स विल हर रंगोली है फॉर आर रोज। अगर उसने आर रोज बनाई हो तो उसके कितने डोर्स बनेंगे। नाउ द नंबर ऑफ रोज गिवन टू अस आर रोज, और नंबर ऑफ डोर्स इन वन रो, जो एक सिंगल रो में उसने डोर्स बनाए हैं वो 9 डोर्स हैं। मतलब हर एक रो में 9 डोर्स हैं। तो हमने बताना आर रोज में कितने होंगे। तो हम इसका एक पैटर्न बना लेते हैं। देखो, जब नंबर ऑफ रोज 1 है, मतलब एक रो है तो उसमें डोर्स कितने हैं, 9 इंटू 1, 9 डॉट्स। ठीक है। अब रोज़ कितनी है, 2 हो गई। तो क्या हो गया, अगर एक रो में 9 है तो दो रोज़ हैं, दोनों के 9 हो गए, तो हम 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 18। अब नंबर ऑफ रोज़ अगर 3 हैं तो 9 मतलब 9 इंटू 3 कितने हो गए, 27 डॉट्स बनेंगे। तो इट मीन्स कि जितने डॉट्स एक रो में हैं पर हर रो में उतने उतने डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर 2 रोज़ हो गई तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डॉट्स निकाल लिए। अगर 3 हो गई तो 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डॉट्स निकाल लिए। नाउ दे आर सेइंग देयर आर रोज आर रोज़ हैं, तो आर रोज़ में कितने डॉट्स हो जाएंगे। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें, हमने 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 रो के लिए, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 रोज़ के लिए, 3 रोज़ के लिए 9 को 3 से, तो आर रोज़ के लिए 9 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 9 आर। सो हेयर the number of dots in r rows is 9 multiplied by r, that is 9r। मतलब टोटल 9r डॉट्स हो गए। अब आगे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है दैट व्हाट हैपन, हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज एंड 10 रोज। अगर 8 रोज हैं और 10 रोज हैं तो कितने डॉट्स होंगे। सी, अब देखो, अब हमारे पास जनरल पैटर्न बन गया कि 9r डॉट्स होंगे। तो अब अगर हमें r दिया हो 8, इफ़ r इज इक्वल टू 8, देन डॉट्स कितने हो जाएंगे, 9r के अकॉर्डिंग अगर हम चलें 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब r हमारे पास 8 है तो हमारा पैटर्न है 9 इंटू आर। तो अब r अगर 8 है तो हम r की जगह क्या लेंगे, 8। सो 9 इंटू 8 72 डॉट्स। इसी तरह अगर रोज़ 10 हो देन डॉट्स कितने बन जाएंगे। अब देखो, अगर 10 रोज़ हैं तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ, 9 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 90 डॉट्स। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ डॉट्स उसने रोज़ बनानी है तो कितने डॉट्स होंगे। हम 9 को नंबर ऑफ रोज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लीला इज़ राधास यंगर सिस्टर। लीला राधा की छोटी सिस्टर है। लीला इज़ 4 years यंगर दैन राधा। लीला की जो एज है वो राधा की एज से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। हमने लीला की एज को राधा की एज के साथ डिफाइन करना है। सो एंड टेक राधाज एज टू x ईयर। अब यह है कि लीला राधा से छोटी है और कितने साल छोटी है उन्होंने ये भी बता दिया कि 4 साल छोटी है। अब वो कह रहे हैं कि लीला की एज को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, मतलब राधा की एज की हेल्प से हमने लीला की एज बतानी है। तो अब यहाँ पे कहा गया टेक राधा, अगर राधा की एज x ईयर्स है, देखो अब उन्होंने राधा की एज हमें कह दी कि शी इज़ x ईयर्स ओल्ड, लीला की एज उससे 4 साल कम है। कम मतलब हम क्या करेंगे, हम पीछे चलेंगे, इट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स अगर राधा की एज x है तो लीला उससे 4 साल छोटी है, तो ऑब्वियसली लीला की एज x माइनस 4 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर राधा की एज 10 ईयर्स होती और लीला उससे 4 साल छोटी है, तो लीला की एज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था, 10 में से 4 माइनस करना था। अब 10 नहीं है, अब उन्होंने हमें x कह दिया कि राधा की एज x है, लीला उससे 4 साल छोटी है, तो हम लीला की एज फाइंड करने के लिए राधा की एज में से वो 4 years माइनस कर देंगे। ओके, नाउ लेट राधा's एज इज x years एंड एज ऑफ लीला इज 4 year लेस दैन राधा, वो 4 साल छोटी है। दैट मीन्स जितनी राधा की एज है उसमें से हम 4 साल अगर माइनस कर दें, दैट विल बी द एज ऑफ लीला। दिस इज द आंसर। Now question number 9 is, mother has made laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is L, how many laddus did she make? What is the question? कि मदर ने लड्डू बनाए हैं, ठीक है, उसने कुछ लड्डू
जो है वो गेस्ट्स को और कुछ फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मतलब गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके पास 5 लड्डूस अभी बचे हैं। सो अगर जो मदर ने जो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो दिए हैं गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को, वो टोटल L हैं। ठीक है ना, मतलब गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स के मिला के जो टोटल लड्डू मदर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दीज आर L। तो हमने ये बताना कि उसने लड्डू बनाए कितने थे। सो व्हाट इज हियर, अब यहाँ पे टोटल लड्डूस के लिए हमें ये पता होना क्या चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूट किए और जो बच गए उन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लड्डू हैं L, वो गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स के मिला के L डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 5 उसके पास अभी भी बचे हैं। इट मीन टोटल कितने थे, जितने उसने डिस्ट्रीब्यूट किए और जो बच गए दोनों का सम अप। सी द नंबर ऑफ लड्डूस डिस्ट्रीब्यूटेड लड्डूस जो फैमिली और गेस्ट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, दीज आर L। रिमेनिंग लड्डूस जो बचे हैं वो 5 हैं। तो टोटल लड्डूस कितने थे, दैट मीन ये उसने बांट दिए, ये उसके पास बच गए। तो दैट मीन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो हमारे पास बच गया, दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि टोटल वो चीज़ कितनी थी। सो आंसर क्या आ जाएगा, टू डिस्ट्रीब्यूटेड लड्डूस प्लस रिमेनिंग लड्डूस, मतलब जो उसने बांट दिए, जो उसने उसके पास बचे, दोनों को मिला के दीज आर द टोटल लड्डूस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये दोनों टर्म्स फर्दर आगे ऐड नहीं होगी क्योंकि दिस इज़ अ वेरिएबल एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट। हाँ, अगर वेरिएबल की हमें कोई वैल्यू दी हो, L की हमें अगर कोई वैल्यू पता हो तो वो हम 5 में ऐड कर सकते हैं। Now question number 10 is oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes। ऑरेंजेस को ट्रांसफ़र करना है बड़े बॉक्सेस से छोटे बॉक्सेस में। व्हेन ए लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड, जब एक बड़ा बॉक्स खाली होता है, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट, उसमें से जो ऑरेंजेस निकलते हैं, दे फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस, उनके साथ 2 छोटे बॉक्सेस भर जाते हैं। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और 10 ऑरेंजेस ऐसे बचते हैं जो बाहर रह जाते हैं, जो उन बॉक्सेस में नहीं आते। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो एक स्मॉल बॉक्स में कितने ऑरेंजेस आ रहे हैं, x ऑरेंजेस आ रहे हैं, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। सी, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। सी, ये एक बड़ा बॉक्स है, इसमें मान लो x ऑरेंजेस पड़े हैं, सॉरी इसमें टोटल ऑरेंजेस हैं वो हमें पता नहीं है, और इसे खाली करके 2 छोटे बॉक्सेस फिल हो जाते हैं और 10 ऑरेंजेस पीछे बच जाते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि जब हम एक बड़े बॉक्स को खाली करते हैं, उससे जो ऑरेंजेस है छोटे बॉक्सेस में शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो एक छोटे बॉक्स में x ऑरेंजेस आ रहे हैं, दूसरे में भी x ऑरेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 उसके अलावा फालतू बच जाते हैं जो बॉक्सेस में नहीं फिट होते। तो इट मीन्स जो एक बड़े बॉक्स में टोटल जो है ऑरेंजेस वो कितने हैं, दोनों स्मॉल बॉक्सेस के मिला के प्लस 10 जो बॉक्सेस में नहीं आए। तो इट मीन्स इसे हम कैसे करेंगे, सी नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 स्मॉल बॉक्स, हमें ये पता चल गया कि एक छोटे बॉक्स में x ऑरेंजेस हैं। कितने छोटे बॉक्सेस हैं, 2, तो 2 बॉक्सेस में कितने हो जाएंगे, हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 स्मॉल बॉक्स आर x, सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्सेस, तो उसके लिए 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 2x। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लो कि एक छोटे बॉक्स में 5 ऑरेंजेस हैं, तो 2 के मिला के कितने हो गए, 5 × 10। अगर इसमें 10 है तो 10 × 2 20 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने की है। अगर एक छोटे बॉक्स में x ऑरेंजेस हैं तो 2 बड़े बॉक्सेस के हो गए 2 × x 2x ऑरेंजेस। जो बाकी बचे ऑरेंजेस जो बॉक्सेस में नहीं आए, दीज आर 10। अब टोटल कौन से हो गए, जितने बॉक्सेस में पैक हो गए प्लस जो नहीं पैक हुए, दोनों को मिला के टोटल बॉक्सेस आ जाएंगे, टोटल ऑरेंजेस आ जाएंगे 2x + 10। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now question number 11 is, look at the following mastic pattern of squares. The squares are not separate. अब इस केस में स्क्वेयर सेपरेट नहीं है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। टू नेबरिंग स्क्वेयर्स हैव कॉमन मैस्टिक। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे अगर एक सिंगल स्क्वेयर है, यहाँ पे 2 हैं, तो ये वाली जो मैस्टिक है दोनों के बीच कॉमन है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच कॉमन बन रही है। ऑब्जर्व द पैटर्न, इनके पैटर्न्स को, मैस्टिक्स के पैटर्न्स को फॉलो करना है उन्हें काउंट करके, एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैस्टिक्स। और हमने एक रूल जनरलाइज करना है, एक रूल बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है जिससे हम इजीली नंबर ऑफ मैस्टिक्स फाइंड कर सकें। सी अब उन्होंने हमें कहा है कि स्केल्स अटैच्ड स्केल्स हैं जिनमें हर एक में कॉमन मैस्टिक्स हैं। तो हमने इन स्केल्स और मैस्टिक्स को काउंट करके हमने एक जनरल पैटर्न बनाना है। अब यहाँ पे देखो स्केयर 1 है, यहाँ पे मैस्टिक्स यूज़ हुई हैं 4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4।
सेकेंड केस में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें टोटल 4 मैस्टिक्स हैं यूज़ हुई, इसमें 7 मैस्टिक्स मिला के यूज़ हुई। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस केस में 10 मैस्टिक्स यूज़ हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस केस में 13 मैस्टिक्स यूज़ हुई। तो अगर हम इन मैस्टिक्स के पैटर्न को लिखें, ठीक है, ये मैं सिर्फ पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम मैस्टिक्स को काउंट करें तो मैस्टिक्स की जो काउंटिंग है वो हमारी कैसे इंक्रीज़ हो रही है, पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर है 13, ठीक है। अब अगर हम ये देखें चारों नंबर, ये किसी पर्टिकुलर टेबल के नहीं है कि हाँ कोई टेबल बन रहा है, नो, ठीक है। हमने जितने भी पीछे पैटर्न्स किए हैं उसमें यही था कि किसी ना किसी को जो भी वेरिएबल्स थे वो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता था। जब पैटर्न 2n बन गया, 4n बन गया, ऐसे बन रहे थे पैटर्न्स, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर मतलब हर बार टेबल्स बनते थे तो वो सिंपली मल्टीप्लाई करके पैटर्न्स बन जाते थे। तो अब यहाँ पे 4 7 10 और 13 इनका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो अब ये पैटर्न हमने क्रिएट करना है। सी कैसे करेंगे, अगर हम 4 में से 1 माइनस कर दें, हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 7 माइनस 1 किया 6 आ गया, 10 माइनस 1 किया 9 आ गया, 13 माइनस 1 किया 12 आ गया, ठीक है। अगर अब हम देखें कि जब हमने माइनस किया 4 में से 1 को माइनस किया 3, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 1 9, 13 माइनस 1 12, तो हमारे पास ये जो एक पैटर्न बना। अब ये देखो ये चारों नंबर अब 3 के टेबल पे हैं, ठीक है। हमारे पास जो नंबर्स आए 3 6 9 वो कैसे बन रहे हैं, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12। मतलब कि 3 को हर बार एक चेंजेबल मतलब एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक डिफरेंट नंबर के साथ। और जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल ए या बी कुछ भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ ए, ठीक है। इट मीन ये वाला जो पैटर्न बना 3 6 9 12 का, ये एक रूल को फॉलो कर रहा है और वो रूल हमारे पास है 3a, मतलब 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बना है, इसके लिए ये वाला रूल हो गया। अब बात करते हैं, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4, क्योंकि हमारे फर्स्ट केस में 4 मैस्टिक्स हैं, सेकंड में 7, थर्ड में 10 और फोर्थ केस में 13 मैस्टिक्स हैं। तो अब हमने ये हमारा एक रॉन्ग पैटर्न है, ये सिर्फ हमने अपनी हेल्प के लिए ये एक पैटर्न बनाया, लेकिन एक्चुअल पैटर्न हमारा ये चल रहा है। अब अगर वापस 3 से हमने 4 की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, 3 में 1 प्लस कर देंगे। 6 से 7 बनाना है, 6 में 1 प्लस कर दो। 9 से 10 बनाना है, इसमें 1 प्लस कर दो। 12 से 13 बनाना है, इसमें 1 प्लस कर दो। मतलब जितने भी 3 के ये टेबल पे नंबर्स आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, उनमें 1 1 प्लस कर दोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड पैटर्न बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। इट मीन्स ये वाला पैटर्न था हमारा 3a, हमने क्या किया, हर एक में 1 1 ऐड कर दिया, तो ये वाला पैटर्न इट मीन्स क्या बन गया, जो ऊपर पैटर्न था 3a, जो 3 के टेबल का हमने बनाया 3a, उसमें 1 1 प्लस करके ये वाला पैटर्न बन गया। तो इट मीन्स के हमारा जो जनरल रूल इस केस में फॉलो किया जा रहा है वो किया जा रहा है 3a + 1। मतलब ये जो 4 7 10 13 की काउंटिंग है वो कैसे बन रही है, अगर हम 3a + 1 कर दें। अब इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे, क्या ये पैटर्न सही है। ये सब जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी जो लिख रहा है वो मैंने नहीं बताया कि कैसे इसे लिखना है आपने। सी अब 3a + 1 है, ठीक है। अब a की वैल्यूज़ चेंज हो रही है, a वेरिएबल है, a को 1 ले लो पहले। 3a 3 × 1, a की जगह 1 आ गया, प्लस जो आगे 1 है, तो ये बन गया 3 1 द 3 + 1 4। हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 4 हमारे पैटर्न का। अगर आप a को 2 ले लो, a = 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 और a की जगह 2, 3 × 2 और आगे क्या है +1, तो ये बन गया 6 + 1 7। मतलब 4 7, इसी तरह आप a को 3 ले लोगे, 3 3 दा, यहाँ पे 3 ले लिया, 3 3 दा 9 + 1 10 आ जाएगा। यहाँ पे a को 4 ले लिया, 3 4 दा 12 + 1 13 आ जाएगा। और अगर आप इसे आगे चेक करना चाहते हो, अगर आप 5 ले लो, है ना, a को अगर आप 5 ले लो तो क्या हो जाएगा 3 × 5 + 1, तो ये बन गया 15 + 1 16। तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम 5 स्केल्स को ज्वाइन करके क्या ये 16 मैस्टिक्स बनेंगी। ये देखो 1 2 3 4 5। अब इनकी मैस्टिक्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब जो हमने रूल बनाया उसमें जब हमने a को 5 फिल किया
तो हमारे पास क्या आ गई 16 मैस्टिक्स। और जब हमने उसे प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखा 5 स्केल्स को एक साथ एक दूसरे के साथ अटैच करके, तब भी 16 मैस्टिक्स थी। तो हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन सा रूल बनेगा, 3a+1। ओके, तो अब हमारे पास हम नंबर ऑफ स्केयर, हम स्केयर्स के जो नंबर ऑफ स्केयर्स हैं उसे हम ए के साथ डिनोट कर देते हैं। अब जैसे फर्स्ट केस में स्केयर एक ही बना है, ए इज इक्वल टू 1। इन सेकंड केस देयर आर 2 स्केयर्स, ए इज इक्वल टू 2। इन थर्ड केस देयर आर 3 स्केयर्स, ए इज इक्वल टू 3 एंड देन ए इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्केयर्स को हमने ए के साथ डिनोट किया। तो अब हम ए की डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं और नंबर ऑफ मैस्टिक्स निकाल रहे हैं। सी, अगर ए 1 है तो क्या हो गया, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया +1 किया, जैसे हमने ये रफक में जो मैंने आपको जनरलाइज करके दिखाया, ठीक है। अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसके बाद उसमें 1 प्लस कर दूँ, वी विल गेट 4। अगर a इज इक्वल टू 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 कर दिया, वी विल गेट 6 + 1 7। a को अगर 3 ले लिया, 3 × 3 + 1 दैट इज 9 + 1 10, जो थर्ड केस में नंबर ऑफ मैस्टिक्स है। और a अगर हमने 4 ले लिया, 3 × 4 + 1 दैट इज़ 13। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जितने भी स्केयर्स हैं, फर्स्ट केस में एक स्केयर था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड में 2 स्केयर्स थे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 स्केयर्स थे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने के बाद सब में हम 1 1 ऐड कर रहे हैं टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैस्टिक्स। सो इट मीन्स द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैस्टिक इज हेयर 3 × a दैट इज नंबर ऑफ स्केयर्स +1। मतलब a यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्केयर। अगर स्केयर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, स्केयर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जितने भी स्केयर्स यहाँ पे हमें दिए जाएंगे वो a की जगह फिल करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड 1 इन देयर प्रोडक्ट। सो दिस इज अ रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन a part of 11th question. Now b part is figure 11.7 give mastic pattern of triangles as in exercise 11a above. Find the general rule that give the number of mastics in terms of the number of triangles. तो इसके लिए भी हमने जनरल रूल बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। पहले हम नंबर ऑफ मैस्टिक्स काउंट करते हैं। जैसे 1 ट्राइंगल है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स आर 3। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैस्टिक्स। तो हमारे पास जो मैस्टिक का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है वो हमारे पास मैस्टिक्स आ रही हैं 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अब 3 5 7 9 कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल बन नहीं रहा, तो इस पर हम ये देखते हैं कि क्या इस पर टेबल बनाया जा सकता है। तो मैं डायग्राम से भी आपको बता सकती हूँ कि जैसे ये देखो, अगर इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, अगर मैं एक मैस्टिक हटा दूँ तो 2, इसमें से एक मैस्टिक हटा दूँ तो 4 बच जाएंगे, ठीक है। अगर हम एक मैस्टिक सब में से रिमूव कर दें, 3 मैस्टिक्स थी, इसमें से एक रिमूव कर दी, मेरे पास बच गई 2 मैस्टिक्स। उसके बाद 5 थी, 5 में से एक रिमूव की, बच गई 4 मैस्टिक्स। एंड आफ्टर दैट 7 में से एक मैस्टिक हमने रिमूव की, 6 आ गई। और 9 में से एक मैस्टिक रिमूव की, वी विल गेट 8। तो अब जब एक मैस्टिक रिमूव करने पे हमारे पास ये 2 का टेबल बन रहा है। तो 2 का टेबल का अगर हम पैटर्न बनाएं, सी जैसे हमने 3 का पैटर्न बनाया था, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। मतलब 2 का पैटर्न क्या है हमारे पास, 2n। मतलब ये वाले जो 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं हमारे पास, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, 2n, ठीक है। अब रही बात कि हमें 2n नहीं चाहिए। अगर हम 2n पैटर्न लेंगे तो हमारे पास एक साइड मिसिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे 2n लिया तो 2 1 द 2, यहाँ पे 2n लिया तो 2 2 द 4, लेकिन हमारे पास 5 मैस्टिक्स है। इट मीन्स अब अपनी मैस्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से जो हमने एक मैस्टिक हटाई थी वो दोबारा से बीच में प्लस कर देंगे। यहाँ पे +1 +1, ये आ गई 3, ये आ गई 5, ये आ गई 7 एंड वी गॉट 9। तो यही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैस्टिक्स हैं। तो इट मीन्स जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं, हमने क्या किया, जो 2n वाले नंबर्स थे उनमें 1 1 ऐड कर दिया। इट मीन्स ये वाले जो नंबर्स हमने चारों बनाए, इनका रूल क्या हो गया कि 2 के मल्टीपल्स 2n में हमने एक और ऐड कर दिया। सो दैट मीन इस केस में हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ द 2n + 1। सी, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को हम n के साथ डिनोट कर देते हैं। लेट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को n के साथ डिनोट किया, तो यहाँ पे n1 है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं तो n2 है, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं तो n3 है, यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स है तो n हमारे पास 4 है। तो अब हम वही, तो हमारा जो जनरल रूल बन रहा है, हमारे पास जो रूल हमने बनाया वो हमने बनाया है कि 2n + 1, ठीक है ना। तो ये रूल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम अगर n1 ले लेते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मैस्टिक्स काउंट फाइंड कर लेते हैं यूजिंग द रूल।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मैस्टिक क्या होगी, जैसे हमने रफ वर्क में ऑब्जर्व किया कि 2n + 1 है, तो 2n हमारे पास है 1, 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, बाद में जो ये वाला 1 है उसमें प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 3 + 1 4। इस तरह अगर n 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, दैट मीन्स 4 + 1 5। अगर n 3 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो +1, वी विल गेट 2 3 6 + 1 7। और अगर n हमारे पास 4 है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख देना 8 + 1 9। मतलब कि नंबर ऑफ मैस्टिक्स हमारी कैसे निकल रही हैं, जितने ट्रायंगल्स हैं उन्हें 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद 1 ऐड किया जा रहा है। सो द रिक्वायर्ड रूल हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड रूल दैट इज़ 2n + 1, दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको ये रफली हमने कैलकुलेट किया है, इसे हमने लास्ट में हमने करना है कि कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना नहीं है, वो मैंने रफली को पहले करवा दिया था इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। सो दीज आर द वे टू फाइंड द पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट शेप्स यूजिंग मैस्टिक्स। और भी हम कई पैटर्न्स ऐसे बना सकते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 इज फिनिश्ड। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी पर्सनली, you can ask me in comment box also. So please don't forget to like and subscribe my channel and share also. So thank you and have a nice day.